हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पिछली इससे अभी तक डिस्कशन चल रही थी उसमें हमने जो रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र के डिफरेंट जो है मैकेनिज़्म डिस्कस किए थे। उसमें हमने अभी तक देखा था कि पहले अगर आपका चैनल रिलायबल हो तो किस तरीके से आपका जो है वो क्या मैकेनिज़्म आप यूज़ करते हैं। अगर जो है चैनल जो है वो बिट्स को लूज़ करे तो क्या होता है। उसमें हमने अज्यूम किया था कि बिट्स जो है वो उनका एरर आता है लेकिन लूज़ नहीं होते हैं, पैकेट आपका लूज़ नहीं होता। अब हम बात करेंगे अगर हमारा चैनल जो है वो एरर्स भी दे रहा है और पैकेट्स भी लूज़ कर रहा है तो फिर हमारी जो मैकेनिज़्म है रिलायबल ट्रांसफ़र डिलीवरी किस तरीके से होगी। अब ऐसा है कि अगर जो है वो हमारा चैनल जो है वो लूज़ करता है पैकेट्स, वो डाटा के पैकेट्स हैं या एक्नॉलेजमेंट आ रही है वो कहीं लूज़ हो जाती है तो चेकसम और सीक्वेंस नंबर जो है वो दे के और एक्नॉलेजमेंट्स और रीट्रांसमिशन को यूज़ करके हमें थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल जाती है लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमें कुछ और मैकेनिज़्म डेवलप करना पड़ेगा ताकि जो पैकेट लूज़ हो जाता है कम्प्लीटली या एक्नॉलेजमेंट हम तक पहुंचती नहीं है सेंडर से रिसीवर तक, उसके केस को कैसे डील किया जाए। तो उसके लिए देखते हैं कि हमें सबसे पहले जो है वो जो अप्रोच अपनाएंगे वो ये अप्रोच होगी कि सेंडर जो है वो एक ख़ास टाइम तक इंतज़ार करेगा एक्नॉलेजमेंट का। जब भी वो डाटा का पैकेट भेजेगा तो वो कुछ टाइम इंतज़ार करेगा कि मुझे रिसीवर एक्नॉलेजमेंट वापस भेजे। अगर उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, कोई जवाब नहीं आता रिसीवर की तरफ से, तो वो ये अज्यूम करेगा कि रिसीवर के पास मेरा जो डाटा का पैकेट जो मैंने भेजा था वो नहीं पहुंचा। तो वो क्या करेगा कि रीट्रांसमिट कर देगा, वही पैकेट दोबारा से रीट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर कुछ ऐसा हुआ है कि आपका पैकेट जो है वो डिले हो गया है, वो अजम्पशन हम सेंडर की गलत थी, पैकेट डिले हो गया है या एक्नॉलेजमेंट डिले हो गई है, कुछ इस तरह का मसला हुआ है, बाद में पहुंच जाएगी तो कोई मसला नहीं, उसमें डुप्लिकेशन आ जाएगी। तो डुप्लिकेशन होगी तो क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस नंबर है तो हमें पता चल जाएगा कि ये इस सीक्वेंस नंबर के 2 पैकेट या इस सीक्वेंस नंबर की 2 एक्नॉलेजमेंट्स आ गई, तो आराम से उस चीज़ को डिस्कार्ड किया जा सकता है, तो हमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो इस केस के लिए हम ये एक और चीज़ करेंगे, अप्रोच एक और इस्तेमाल करेंगे कि रिसीवर जो होगा हमेशा वो जो आखिरी उसने पैकेट रिसीव किया होगा, जो उसने रिसीव कर लिया होगा, उसका जो है वो हमें एक्नॉलेजमेंट वापस भेज देगा। अब इसमें वही उसी तरीके से जो हम सीक्वेंस नंबर जिस तरह से हम चला रहे हैं और एक्नॉलेजमेंट्स हम चला रहे हैं, सीक्वेंस नंबर हम 0 और 1 रख रहे हैं क्योंकि ये स्टॉप एंड वेट है, इसलिए 0 और 1 सीक्वेंस नंबर इनफ होंगे। तो और जो ऐड हमें चीज़ करनी पड़ेगी वो ये है कि काउंटडाउन टाइमर ऐड करना पड़ेगा। काउंटडाउन टाइमर से हमें पता चल जाएगा कि इतना टाइम जो है वो जैसे ही टाइमर ऑफ हो जाएगा, इसका मतलब, और तब तक हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो हम अज्यूम कर लेंगे कि डाटा का पैकेट या एक्नॉलेजमेंट जो है वो लूज़ हो चुकी है, तो हम उसकी रीट्रांसमिशन की तरफ जाएंगे। आइए देखते हैं कि ये सारा कुछ इनकॉर्पोरेट करने से होगा क्या। अब आपका ये जो FSM है, ये इसको जो 3.0 हमारा रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र का मैकेनिज़्म है उसको जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। इनिशियल स्टेट आपकी वही होगी कि आप वेट कर रहे हैं कॉल फ्रॉम द अबव, कि हमें कोई कॉल मिले ऊपर वाली किसी लेयर से कि आपने डाटा सेंड करना है। इस इंतज़ार करने के दौरान अगर हमें कोई पैकेट रिसीव हो रहा है, कोई भी पैकेट रिसीव हो रहा है, वो पैकेट एक्नॉलेजमेंट का है या कुछ भी है, तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाएगा और इसी स्टेट में रहा जाएगा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊपर वाली लेयर हमें जो है वो कोई दे पैकेट सेंड करने के लिए। जैसे ही ऊपर वाली लेयर से जो है वो डाटा को सेंड करने के लिए डाटा आएगा, आप पैकेट को सेंड करेंगे, उसके लिए आप पैकेट बनाएंगे, उसको फर्स्ट टाइम आप जो है वो 0 का जो है सीक्वेंस नंबर देंगे, डाटा उसमें पुट अप करेंगे और चेकसम लगा देंगे ताकि एरर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो हो सके, और फिर उसको सेंड कर देंगे। लेकिन उसको सेंड करने के साथ ही आप एक टाइमर स्टार्ट कर देंगे, वो टाइमर स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है वो होगा। अब जैसे ही टाइमर आपने स्टार्ट किया और पैकेट को सेंड किया तो आपका जो सेंडर है वो आ जाएगा एक ऐसी स्टेट में कि वो वेट कर रहा होगा इस जो 0 पैकेट है इसकी एक्नॉलेजमेंट के वापस आने का, यानी 0 एक्नॉलेजमेंट वापस आने का।
अब सपोज़ उसे जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है वो जो है वो करप्ट है, जो उसने रिसीव की वो करप्ट है किसी तरीके से, या वो जो है वो पैकेट 1 की है, 0 की नहीं है, 1 की है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा और वापस इसी स्टेट में रहेगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइमर ऑफ हो गया, वो जो टाइमर आपने स्टार्ट करवाया था वो ऑफ हो गया, उसका टाइम आउट हो गया, तो वो क्या करेगा कि दोबारा से पैकेट सेंड कर देगा और दोबारा से टाइमर स्टार्ट कर देगा और वापस इसी स्टेट में आ जाएगा, रहेगा इसी स्टेट में कि वो एक्नॉलेजमेंट के आने का इंतज़ार कर रहा है। अब वो स्टेट कब बदलेगा? जब उसे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी। किसकी? पैकेट 0 की। जो पैकेट 0 गया था वो करप्ट भी नहीं है और एक्नॉलेजमेंट जो रिसीव हुई है वो भी जो है वो 0 पैकेट की आ गई। तो वो क्या करेगा? टाइमर को स्टार्ट कर देगा और किस स्टेट में आ जाएगा कि अब वेट फॉर द कॉल 1 फ्रॉम द अबव। अब वो ऊपर से इंतज़ार करना शुरू कर देगा कि अब अगला पैकेट जो है, डाटा अगला जो भेजना है उस पैकेट के लिए, यानी 1 कॉल के लिए इंतज़ार करना शुरू हो जाएगा और इसी तरीके से वो सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा जो 0 के लिए था। तो ये आपका FSM बनेगा जी। अब इसको ज़रा हम देख लेते हैं मुख्तलिफ़ केसेस में। सपोज़ आप पहला जो केस हम डिस्कस करेंगे वो नो लॉस का केस है। सेंडर ने पैकेट 0 भेजा, पैकेट 0 रिसीवर को रिसीव हो गया, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट वापस भेज दी, रिसीव होगी एक्नॉलेजमेंट 0। अब वो दोबारा से पैकेट 1 भेजा, वो रिसीव हो गया, उसने वापस एक्नॉलेजमेंट भेज दी, फिर पैकेट 0 भेजा और इसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई। इस तरीके से अब पैकेट लॉस हो रहा है अगर, तो सबसे पहले पैकेट 0 सेंड किया, वो रिसीव हुआ, उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी, एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी, पैकेट 0 जा चुका है। आपने पैकेट 1 सेंड किया, लेकिन सपोज़ वो पैकेट लूज़ हो गया, वो कहीं ज़ाया हो गया। ज़ाहिर अब आपने यहाँ पे पैकेट सेंड करते हुए एक टाइमर चला दिया था, आपने उस टाइम तक इंतज़ार किया, इस टाइम तक इतना टाइम आपने इंतज़ार किया कि आपको कोई एक्नॉलेजमेंट उसकी रिसीव हो जाए। उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, आपने वो रीसेंड कर दिया पैकेट 1। अब हुआ कि पैकेट 1 की आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई, आपने दोबारा से अगला पैकेट 0 के साथ भेजा और उसको रिसीव कर लिया। ये स्टॉप एंड वेट है, तो आप एक पैकेट भेज रहे हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आ रही, जब तक आपको यकीन नहीं हो रहा कि वो पहुंच गया, आप दूसरा पैकेट नहीं भेज रहे, अगला पैकेट नहीं भेज रहे। और लूज़ होने की सूरत में आप टाइम आउट तक वेट करते हैं, टाइमर के ऑफ होने तक, और दोबारा रीसेंड कर देते हैं वो पैकेट। तीसरा केस है कि आपकी एक्नॉलेजमेंट जब लूज़ हो जाए, वो कहीं उसका ज़ाया हो जाए, तो क्या होगा? आपने पैकेट 0 सेंड किया, पैकेट 0 रिसीव हो गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आ गई, पैकेट 1 भेजा, लेकिन पैकेट 1 की जो एक्नॉलेजमेंट है वो लूज़ हो गई, तो क्या होगा? उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, उसने टाइमर जो था उसका ऑफ होने तक उसको एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं मिली। उसने क्या किया कि पैकेट 1 को दोबारा सेंड कर दिया, पैकेट 1 दोबारा सेंड किया। अब जो रिसीवर के पास ऑलरेडी पैकेट 1 मौजूद है, ठीक है, उसको पैकेट 1 मिला हुआ है, तो वो क्या करेगा? आपको डुप्लीकेट हो गया तो एक रख लेगा, एक को डिलीट कर देगा और एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, और इसको एक्नॉलेजमेंट अगर मौसूल हो जाएगी तो वो 1 के बाद अगला पैकेट भेजेगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट का इंतज़ार करेगा और वो रिसीव हो जाएगी। अब ये केस था जब एक्नॉलेजमेंट लूज़ हो जाए। अब प्री मेच्योर टाइम आउट या डिलेड एक्नॉलेजमेंट आई, लूज़ नहीं हुई लेकिन डिले हो गई, तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। पैकेट 0 भेजा, रिसीव हुआ, एक्नॉलेजमेंट 0 रिसीव होगी, पैकेट 1 भेजा, रिसीव हो गया, और हाँ जी, पैकेट 1 की एक्नॉलेजमेंट थोड़ी लेट हो गई, ठीक है जी, मतलब आपको मिली नहीं, इतने में टाइम आउट हो गया। टाइम आउट हुआ तो ज़ाहिर जो हमने टाइम आउट के लिए कंडीशन ये रखी हुई है कि फ़ौरन वो पैकेट रीसेंड कर दो, तो वो पैकेट 1 को रीसेंड करेगा। तो जी उसने पैकेट 1 को रीसेंड किया, पैकेट 1 वहाँ पे रिसीव हो चुका है ऑलरेडी पहले भी, तो वो ज़ाहिर क्या करेगा कि वो डुप्लीकेट को डिलीट कर देगा, एक को रख लेगा, एक को डिलीट कर देगा। इतने में आपके पास एक्नॉलेजमेंट 1 पहुँच गई, अभी वहाँ से दूसरी एक्नॉलेजमेंट नहीं है लेकिन ये यहाँ पे आपके पास पहुँच गई, एक्नॉलेजमेंट 1 पहुँच गई आपके पास, रिसीव होगी, तो वो ये करेगा कि वो पैकेट जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है, वो क्या करेगा, वो इसको जो है वो पैकेट 0 जो है वो भेज देगा, क्योंकि उसकी अगले पैकेट भेजने की बारी है। वो पैकेट उसने भेज दिया, इतने में दोबारा से एक्नॉलेजमेंट 1 रिसीव हुई, एक्नॉलेजमेंट 1 रिसीव हो गई, उसने एक्नॉलेजमेंट 2 का बेसिकली इंतज़ार करना है, सॉरी एक्नॉलेजमेंट 1 उसको रिसीव हो गई इतने में,
और उसने एक्नॉलेजमेंट 1 रिसीव होते ही पैकेट 0 को दोबारा से भेज दिया। उधर दूसरी साइड पे जो डुप्लीकेशन हो गई थी, पैकेट 0 पहले भी रिसीव हुआ था तो उसने उसको रिसीव कर लिया और साथ ही पैकेट 0 की एक्नॉलेजमेंट भेज दी। तो इस तरीके से जब डुप्लीकेशन हो जाएगी तो क्या होगा कि एक को रख लिया जाएगा और एक को भेज दिया जाएगा। और एक्नॉलेजमेंट्स जो हैं वो जैसे जैसे रिसीव होंगी, सेंडर का मैकेनिज़्म यही है कि उसको जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी उसने उस अगला पैकेट जो है वो उससे वो भेज देना है। तो ये आपका जो था वो इस तरीके से रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र एरर्स की सूरत में और पैकेट लूज़ होने की सूरत में किस तरह काम करता है। इसकी परफॉर्मेंस का जायज़ा ले लेते हैं। अब RTD 3.0 तो ठीक है, करेक्ट है कि ये अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है चीज़ों को, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। परफॉर्मेंस अच्छी 2-3 रीज़न्स की वजह से नहीं है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि वो रीज़न क्या है और उसको कैसे फिर दूर किया जाता है। एक मिसाल देख लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास 1 GB पर सेकेंड बैंडविड्थ के साथ एक लिंक मौजूद है जो इतना डाटा रेट हमें दे रहा है। एक टाइम पे हम 1 GB तक डाटा 1 सेकेंड में भेज सकते हैं और 2 पॉइंट्स के दरमियान जो एक साइड का डिस्टेंस है वो 15 मिली सेकेंड का है और एक साइड वो डिस्टेंस अगर राउंड ट्रिप करें तो वो 30 मिली सेकेंड हो जाता है, प्रोपगेशन डिले हो जाता है। और 8000 बिट का एक पैकेट है जो आप भेज रहे हैं, सपोज़ जो एक पैकेट भेज रहे हैं, तो आप इसका जो है वो जो टाइम निकालेंगे जो एक पैकेट को भेजने में लगेगा वो तकरीबन 8 माइक्रोसेकंड आपका टाइम लग रहा है। अब हो ये रहा है कि आपका जो प्रोटोकॉल है वो बेसिकली स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है। वो तब तक अगला पैकेट नहीं भेजता जब तक एक पैकेट जो है वो आपका जो वो प्रॉपरली पहुंच नहीं जाता और उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं आ जाती। यानी 8 माइक्रोसेकंड तक उसने इंतज़ार करना है हर पैकेट को भेजने के बाद। अब इसमें अगर आप ट्रांसमिशन टाइम भी डाल लें, दूसरे दीगर टाइम भी, प्रोसेसिंग टाइम भी डाल लें, फिर रास्ते में जो राउटर्स आते हैं उन पे भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये टाइम बढ़ जाता है। यानी पूरा एक पैकेट को दूसरे पैकेट तक भेजने का जो टोटल टाइम है वो बढ़ जाता है, वो 8 माइक्रोसेकंड से बड़ा हो जाता है। यानी इतना टाइम आप हर पैकेट के साथ इंतज़ार कर रहे हैं और तब तक अगला पैकेट नहीं भेजेंगे जब तक ये पूरा टाइम आप वेट नहीं कर लेते। तो बेसिकली आप अपने रिसोर्स को ज़ाया कर रहे हैं। आप 8 बिट पर मतलब बिट्स का पैकेट भेज रहे हैं जबकि आप 1 GB तक डाटा भेज सकते हैं। लेकिन मसला क्यों कहाँ पे है? मसला आपके प्रोटोकॉल में है। आपका प्रोटोकॉल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, वो नहीं भेज सकता दूसरा पैकेट जब तक पहला पैकेट प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं हो जाता और फिर वापस उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती। तो ये एक हिकअप है, ये एक रिसोर्सेज को ज़ाया करने वाली बात है कि आपके पास इतना ज़्यादा डाटा रेट है, इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ अवेलेबल है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज़ प्रॉपरली नहीं कर ले। इसकी अगर इस सारे वैल्यूज़ को सामने रखते हुए इसकी यूटिलाइजेशन निकाली जाए तो ये यूटिलाइजेशन बन रही है 0.00027, यानी 0.027%। मतलब आप 100 में से 0.027 जो है वो हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बैंडविड्थ का, यानी बाकी सारी की सारी बैंडविड्थ आप ज़ाया कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो स्टॉप एंड वेट का तरीक़ाकार है ये ठीक तरीक़ाकार नहीं है। ये काम तो करता है लेकिन ये बैंडविड्थ को ज़ाया करता है और खामख़ा ज़ाया करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है इसने आपके फ़िज़िकल रिसोर्सेज के इस्तेमाल को लिमिट कर दिए। यानी इस प्रोटोकॉल ने RTD 3.0 ने, क्योंकि ये स्टॉप एंड वेट है, अपनी इस काम की वजह से, बाकी तो वो ठीक है, करेक्ट है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज ये ठीक नहीं है। तो इसका इलाज ये है, इसको थोड़ा सा मज़ीद एलाबोरेट करके देख लें कि टाइमलाइन वाइज इसको देखें। तो आपने सपोज़ टाइम 0 पे अपना पैकेट भेजना शुरू किया और आपका पैकेट की पहली बिट जो है वो टाइम 0 पे एंटर हो गई चैनल के अंदर। चैनल से मेरी मुराद ये है कि वो उस आपके कंप्यूटर से बाहर निकल गई और आखिरी बिट आपकी गई TL डिवाइडेड बाय R के ऊपर, यानी इस टाइम के ऊपर। ये टोटल वो टाइम था जो आपने लगा आपके पैकेट को चैनल के ऊपर जाते हुए। अब ये चैनल इस चैनल के ऊपर पैकेट, आपका पहला पैकेट जो है वो निकल गया और आखिरी बिट, पहली बिट और आखिरी बिट, ये पूरा पैकेट चलना शुरू हो गया है। ये यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ से वापस आता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम है जिसको राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं, राउंड ट्रिप मतलब जाके और फिर एक्नॉलेजमेंट का वापस आना,
इतने टाइम तक आपका चैनल अनयूटिलाइज्ड है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, कर नहीं सकते, क्योंकि आपको वेट करना ही करना है अगले एक्नॉलेजमेंट का। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती आप अगला पैकेट नहीं भेज सकते। ये एक परेशानी की बात है जिसकी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, मुतासर होती है, और आपकी परफॉर्मेंस बुरी तरीके से जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो ये वो प्रॉब्लम है स्टॉप एंड वेट का, प्रोटोकॉल्स का, जिसकी वजह से हमें मसला आता है। इसका अल्टरनेट जो है वो है आपका पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स। पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स में बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप एक पैकेट भेजने के बजाय आप मल्टीपल पैकेट भेज देते हैं। अभी तक उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई होती, आप पैकेट की एक ख़ास रेंज रख लेते हैं, उस रेंज को आप चैनल के ऊपर डाल देते हैं, और जिन जिन की एक्नॉलेजमेंट आती जाती है वो आप एक साइड पे करते जाते हैं कि ओके जी इनकी एक्नॉलेजमेंट आ गई है, ये दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं। जिनकी नहीं आती उन पैकेट्स को दोबारा रीट्रांसमिट करते रहते हैं। यानी आप इस तरीके से करते हैं कि आप चैनल को बिज़ी रखना शुरू हो जाते हैं। यानी आप पैकेट्स भेज रहे हैं और जिन जिनकी एक्नॉलेजमेंट आ रही है आप समझ रहे हैं कि वो पहुंच रहे हैं, और जिनकी नहीं आ रही वो वाले पैकेट्स आप जो है वो कर लेते हैं। अब ऐसे केस में जब आप एक टाइम पे एक पैकेट नहीं भेज रहे तो आपको अपने सीक्वेंस नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। आप खाली 0 और 1 दे के काम नहीं चलेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपने एक टाइम के ऊपर कितने पैकेट जो हैं वो चैनल के ऊपर रखने हैं, उतने एटलीस्ट जो है वो आपको उस हिसाब से अपनी जो सीक्वेंस नंबर हैं वो तय करने पड़ेंगे। अगर अपने 4 रखने हैं तो फिर आपको 2 बिट्स काफ़ी होंगी, 0 0 0 1, एक का सीक्वेंस नंबर 0 0 रखें, एक का 0 1 रखें, एक का 1 0 रखें और एक का 1 1 रखें, तो 2 बिट्स से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने 8 पे कर लेके जाना है फिर आपको 3 बिट्स का सीक्वेंस नंबर रखना पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिपेंड करता है कि आप कितना रख रहे हैं। और दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि सेंडर और रिसीवर के पास आपको एक बफर्स लगाने पड़ेंगे जहाँ पे आपके पैकेट आके इकट्ठे होते रहें, तरतीबवार लगते रहें। मतलब आपको अगर आपको रीशफलिंग करनी पड़े, आप ये तो नहीं चाहते ना कि एक बिट जो बाज़ कोई बिट लेट आती, सॉरी कोई पैकेट लेट आता है, कोई पैकेट जल्दी आता है, तो उनकी तरतीब को सीधा करने के लिए सेंडर और रिसीवर दोनों साइडों पे आपको बफरिंग करनी पड़ेगी, बफर्स लगाने पड़ेंगे। ये पाइपलाइन प्रोटोकॉल है, यानी कुछ इजाफा करना पड़ेगा। तो इस पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स में बेसिकली 2 जेनेरिक इनकी जो है ना फॉर्म्स हैं। एक को कहते हैं गो बैक एन प्रोटोकॉल्स और दूसरे को सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स। ये कैटेगरीज़ हैं बेसिकली। पहली कैटेगरी हमने पढ़ी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स की, दूसरी हमने पढ़ रहे हैं पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स की। अब दूसरी कैटेगरी में 2 फॉर्म्स हैं, एक को गो बैक एन कहते हैं और दूसरी जो पाइपलाइन प्रोटोकॉल की दूसरी कैटेगरी है उसको सेलेक्टिव रिपीट कहते हैं। अब इसको ज़रा देखें कि सपोज़ हम एक पैकेट नहीं भेज रहे बल्कि हम 3 पैकेट्स भेज रहे हैं, और देखते हैं कि यूटिलाइजेशन पे कितना फ़र्क पड़ता है। सपोज़ हमने क्या किया कि हमने बनाया कि नंबर ऑफ़ पैकेट्स जो हैं वो 3 रख लिए। तो क्या होगा कि पहला पैकेट आपने यहाँ से यहाँ तक वो भेजा, साथ ही आपने दूसरा पैकेट यहाँ से यहाँ तक भेज दिया, फिर आपने साथ तीसरा पैकेट यहाँ तक भेज दिया। अब पहला पैकेट जो RTT टाइम है उतने यानी हो के आने तक आप इंतज़ार करेंगे। पहले की एक्नॉलेजमेंट आ गई आपके पास और फिर दूसरे की आ गई। पहले की जैसे ही आई तो आपने क्या किया कि 3 भेज चुके थे, पहले की आ गई, अब जगह खाली हो गई है तो आपने चौथा पैकेट भेज दिया और फिर 5वां और फिर छठा भेज दिया। और साथ जिन जिनकी एक्नॉलेजमेंट एक की आई है तो एक और नेक्स्ट अगला पैकेट भेज दिया, दूसरे की एक्नॉलेजमेंट आ गई तो फिर नेक्स्ट अगला भेज दिया। यानी ये चौथा पैकेट भेज रहे हैं, ये 5वां भेज रहे हैं, छठा भेज रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी 3 आपने डिसाइड कर लिया कि हमने पैकेट्स रखने हैं चैनल के ऊपर, यानी 3 पैकेट्स की पाइपलाइनिंग करनी है, इसको पाइपलाइनिंग कहते हैं। तो क्या है कि हर टाइम पे चैनल के ऊपर 3 पैकेट्स आपने अवेलेबल रखने हैं। तो जैसे ही आपको पहले पैकेट की एक्नॉलेजमेंट मिली आपने चौथा भेज दिया, दूसरे की मिली 5वां डाल दिया चैनल के ऊपर, और तीसरे की मिली तो आपने जो है वो डाल दिया छठा पैकेट। अब देखें हर टाइम के ऊपर आपके चैनल के ऊपर 3 पैकेट्स या 3 एक्नॉलेजमेंट्स ज़रूर होंगी। तो इस तरीके से आप चलते हैं। इसको जब आप देखते हैं, इसकी आप यूटिलाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं इस फार्मूले के तहत, तो ये निकलती है 0.000081, यानी 0.081%, जो कि रिलेटिवली बेहतर है। आपके जो पिछला था स्टॉप एंड वेट है उसके मुकाबले में आपका ये बेहतर परफॉर्मर है। ये मतलब इसकी इंक्रीज़ हो गई है तकरीबन 3 के फैक्टर से, 3 टाइम्स बढ़ गई है आपकी परफॉर्मेंस। तो इसको परफॉर्मेंस को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, 3 के बजाय आप 8 10 12 16 वट एवर
उसको बढ़ाते जाएं, बढ़ा के आप बैंडविड्थ को अपनी बैंडविड्थ के हिसाब से पैकेट्स की को रख के तो आप बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज की। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। हम जो है वो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो काइंडली हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।